विदाउट जीएटी भी कुछ नहीं होगा, जो आपको एनडीए अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर मैथ में आप लोग 90 के आसपास आ रहे हो, हिस्ट्री में आराम से 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाते हैं। क्या ज्योग्राफी में आपको हमेशा देखने को क्या मिलेगा, ज्योग्राफी में 20 के आसपास क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन 2025 में थे, इस बार 2 क्वेश्चन थे। करंट नॉलेज में अगर आप लोग बात करते हो बाकी की चीजों के बारे में और करंट अफेयर के बारे में, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अपने लिए टारगेट डिसाइड करना है। सबसे पहले आप अपनी थोड़ी बहुत फाउंडेशन पे काम करो। देखो, हेलो नमस्कार जय हिंद, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आप में से कई लोगों का सवाल था, सर केवल 3 महीने रह गए हैं, क्या इन 3 महीनों में तैयारी करके मैं अपने एनडीए के टारगेट को, अपने रिटन एग्जाम को क्या क्लियर कर सकता हूं? भाई देखो, हमारा मानना यह है कि अगर आप मेहनत करो, अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। ऑलरेडी राज सर ने आपको एक स्ट्रेटजी दी है 100 डेज के हिसाब से। मैं भी आपको वही चीज बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पे बात जीएटी की भी है। विदाउट जीएटी भी कुछ नहीं होगा। मैथ तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है ही है कि क्लियर करोगे ही करोगे। पर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैंने कई जो बच्चे हैं उनसे बात की, उनसे डिस्कशन किया, मैंने खुद की इतने सालों की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको देखा, एंड फाइनली मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एक फाइनल पाथ हो सकता है आने वाले 90 दिनों के हिसाब से या आने वाले 3 महीनों के हिसाब से। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना एक एक बात। ये 10 से 15 मिनट आपके लिए 100% एक ऐसा पाथ डिजाइन करने में हेल्प करेंगे जो आपको एनडीए अचीव करने में हेल्प करेगा। एट प्रेजेंट प्लीज किसी भी तरीके के सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन को अपने पास मत आने दो। फिर वो डिस्ट्रैक्शन चाहे आपका खुद का मन क्यों ना हो, आपके खुद के विचार क्यों ना हो, प्लीज उनको दूर करो। अगर कोई भी विचार आपके मन में ऐसा आ रहा है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो एक ही विचार को चूज करना और वो है कर पाऊंगा। आपके मन में कोई भी ऐसा सेकंड थॉट आता है तो सोचना कि उस सेकंड थॉट को ही छोड़ दिया जाए। आपके दोस्त का बर्थडे है, आपका बर्थडे है, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, पापा मम्मी के साथ जाना है, कुछ भी करना है, छोड़ दो। ये 3 महीने छोड़ दो सब कुछ। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग यहां पर बात करते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका वेटेज क्या है, आपको किस तरह से चीजों को अचीव करना है। आपको पता है आपके सामने एक मैथ का पेपर है और एक जीएटी का पेपर है। मैथ में मैं आपसे ये कहूं, देखो डेफिनेटली आप यहां पर ये मान के चलना, अगर मैथ में आप लोग 90 के आसपास आ रहे हो, ठीक है, 90 के आसपास आ रहे हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ कंडीशन में हो। अगर आप 90 यहां पे अचीव कर लोगे तो जीएटी में भी आप इसी हिसाब से चलोगे, क्योंकि आपको 400 से ऊपर नंबर रखने, 450 के आसपास आना है। क्यों आना है? ताकि मेरिट में गलती से भी आपको कोई बाहर ना कर सके, इसलिए आना है। केवल और केवल मेरिट क्लियर करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। भाई लास्ट ईयर अगर आप लोग देखोगे 305 पे गया है, क्या जरूरी है हर साल 305 रहेगा? नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो भाई मेरिट जो मिनिमम हिसाब से लग रही है वो तो मिनिमम हिसाब से लग ही रही है, पर जो मिनिमम 305 बच्चा नंबर लेकर आ रहा है या 306 नंबर लेकर आ रहा है, 305 समथिंग कुछ नंबर थे, 85 समथिंग थे, 0.585, बट ये 306 हम लोग मान के चलते हैं। क्या 306 जो बच्चा नंबर लेकर आ रहा है वो एकेडमी पहुंच पा रहा होगा? नहीं पहुंच पा रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरिट में वो आउट हो रहा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं सेफेस्ट कंडीशन, परफेक्ट सेफेस्ट कंडीशन, आपको एग्जाम क्लियर नहीं करना, आपको एकेडमी में पहुंचना है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो अपने लिए डिसाइड करो, ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, इन सबको ध्यान रखो। सबसे पहली और सबसे प्यारी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है ये। अब आप कहोगे सर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्यारी बात आपने ये क्यों बोल दी? अगर आपको पता चल जाए ना खतरा कैसा है, तो आप उतने ज्यादा सतर्क रहोगे, उतने ज्यादा सावधान होगे, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, बेटर थ्रेट को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहां पे आपको ये नजर आती है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप सारे क्वेश्चन टिक मार्क करके आ जाते, ए बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सब करते, पर यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है सर, सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि भाई मेरे कुछ भी करना,
पर नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन को टच मत करना। ये आपको ये भी बता रहा है कि जब आप आ रहे हो एग्जाम में तो आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ आओ एग्जाम में, ताकि आप सबसे ज्यादा बेहतर स्कोर कर सको। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ आओगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। आपके जो वीक पॉइंट्स हैं प्लीज उनके ऊपर काम करो, ये बता रहा है आपको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। अब इन 3 महीनों में क्या करना है आप यहां पर आराम से अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, हमारी शौर्य की बुक आप में से कई लोगों के पास है, पर पता नहीं आपने कभी भी उसके पन्नों को पलट के देखा या नहीं देखा। आप यहां पर देखो 2021 से लेकर 2022, 23, 24, 25 के पेपर्स का एनालिसिस दिया गया है। किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैं जीएटी की बात कर रहा हूं। इंग्लिश 50 क्वेश्चन फिक्स है, 50 के 50 आपके सामने आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा जो जीएटी का पार्ट है उस पर हम लोग यहां पर जरा बात कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का 2021 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ठीक है। एंड इस बार भी आपका जो 2026 का एक पेपर हुआ उसमें भी सेम यही कंडीशन थी। सेम मेडिवल, सेम मॉडर्न, सेम वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ भी है। अगर आप लोग एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, अगर आप एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो आपको हिस्ट्री में आराम से 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाते हैं। एक अप्रोक्स है 15 या 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे ज्योग्राफी के बारे में, 2021 से लेकर 2025 तक का डेटा है। आप अगर कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में जाओ, ज्योग्राफी में आपको हमेशा देखने को क्या मिलेगा कि सर कुछ भी हो जाए ज्योग्राफी में 20 के आसपास क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। 20 के आसपास तो क्वेश्चन जाएंगे ही जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा कम हो जाए। अभी तक जो सबसे कम हुआ है वो केवल और केवल 2022 में हुआ था जब 12 क्वेश्चन थे, वरना हर बार कंडीशन ऐसी ही रहती है। अब ज्योग्राफी तो हो गया खैर ऊपर। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन 2025 में थे, इस बार 2 क्वेश्चन थे 2026 में। इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन, इस बार 1 क्वेश्चन था। अब अगर आप लोग जनरल नॉलेज में अगर आप लोग बात करते हो बाकी की चीजों के बारे में और करंट अफेयर के बारे में, तो आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पर अब आपको सर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपने बताई नहीं। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री का फिक्स रहता है, वही 20 क्वेश्चन फिजिक्स में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। केमिस्ट्री में वही 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। बायो के वही 7-8 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। फिक्स हैं वो चीजें, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां पे आप लोगों के लिए एक वेटेज डिसाइड किया कि अप्रोक्सीमेट कैसा होगा, आपके पास कहां पर कितने मार्क्स हैं, कहां पर आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस पर देनी है, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, किन चीजें कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उस हिसाब से आप क्या करो चीजों को डिसाइड करो। मैंने यहां पे प्रायोरिटी आपके लिए डिसाइड कर दी सब्जेक्ट वाइज डिसाइड कर दी है। मैं ये नहीं कहूंगा भाई तुम पूरा टाइम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ते रहो, अगर पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट को कब टाइम दोगे। भाई तुम्हारे लिए इंग्लिश जरूरी है तो जरूरी है, पढ़नी पड़ेगी तो पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश। फिजिक्स जरूरी है, करनी पड़ेगी, नहीं छोड़ सकते उसे। ज्योग्राफी जरूरी है, पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इनको छोड़ दोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे मेरे भाई। और हिस्ट्री, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बायो एंड जनरल साइंस एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, तो भाई इन चीजों का तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को हैंडल कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको अपने मंथ वाइज अपने लिए टारगेट डिसाइड करना है। सबसे पहले आप अपनी थोड़ी बहुत फाउंडेशन पे काम करो। देखो अब यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब ये नहीं सर मैं तो एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं तो मैं क्या करूं। थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होती है, नो डाउट। आप सभी लोग 12th पास हैं या फिर 12th अपियरिंग है। 12th के सिलेबस में आपको मैथ वैसा का वैसा मिल जाता है, सेम सिलेबस, सेम इक्वेशन, सारी चीजें सेम है। मैथ यहां पर भी वही रहेगा। क्या ऐसा होगा फार्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। कॉस साइन थीटा सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, यहां पर भी वहां पर भी बदलेगा नहीं। ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स, क्या फिजिक्स चेंज हो जाएगी? क्या लॉ चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, वैसे ही रहेंगे ना। तो अगर आपने 12th में पढ़ा है तो यहां पर भी आपके काम आएगा। केमिस्ट्री, क्या कुछ चेंज होगा कि NaCl वहां पे कुछ और है यहां पे Cl हो जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो भाई तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुमको बेसिक पहले ही कवर करके देनी है। अगर आपने 12th पढ़ा ही है या पढ़ रहे हो
तो काफी सारी चीजें आपको एनडीए में मिलेंगी। और आप जब 12th का कुछ करते हो तो उसके साथ साथ एनडीए के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। मैं हमेशा ये बात समझाता हूं, अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। एज अ ऑफिसर आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ये स्किल्स आपको यहीं से डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले आप अपनी फाउंडेशन के ऊपर एक बेसिक क्या करो, काम करना शुरू करो। आपके जो भी पार्ट्स में पढ़े हुए चीजें हैं, पास्ट में जो भी पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, उनका हल्का हल्का सा रिवीजन दो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग करो, वीक पॉइंट्स को बेटर बनाओ, एवरेज कंडीशन में लेकर आओ। ठीक है, हाई वेटेज वाले जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और पहले 30 दिन इसके ऊपर अच्छे से काम करो। आप जो भी इसको जो भी चीजें पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कोई एक टॉपिक पढ़ा, ऐसे मान लो मैंने ज्योग्राफी का पढ़ा, कोई एक टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा मैंने। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम टॉपिक पढ़ा फॉर एग्जांपल। अब जब मैंने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा तो मैं क्या करूंगा, ड्रेनेज सिस्टम के साथ में जाकर पीवाईक्यूज लगा लूंगा। अगर मैथ का मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो मैथ के तुरंत पीवाईक्यूज लगा के सॉल्व करके देख लूंगा मैं, कुछ ज्यादा नहीं। भले ही पता है भाई रिवीजन करके पीवाईक्यू करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इनिशियल शुरुआत में टारगेट क्या करो भाई, एक टॉपिक कवर किया तो इसके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने लिए टाइम डिसाइड करो, 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 30 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, 40 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम में भी आपके साथ यही चीज हो रही है, एक डिसाइडेड टाइम है उसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ये चीज की आदत शुरुआत से पढ़नी चाहिए। आप खुद नोटिस करो कि यार एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहा हूं, है ना, आपको अंदाजा लगेगा। तो जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो साथ में आप क्या करते रहो, पीवाईक्यूज लगाते रहो। तो इससे आपकी एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी पहले 30 दिनों में। दूसरे 30 दिनों में आप क्या करोगे, बाकी की जो कवरेज है ना और जो चीजें हैं उनके ऊपर काम करोगे विद प्रैक्टिस सेशंस। अब यहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस सेशन बढ़ाते रहोगे जहां पर भी आपको वीकनेस लग रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस की, मैंने एक पेपर लगाया, एक मॉक सॉल्व किया, एक पीवाईक्यू सॉल्व किया। जैसे ही मैंने कोई मॉक सॉल्व किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार मेरे मैथ में इंटीग्रेशन वाले पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। अब क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन वाले में जाऊंगा, अपने जो पास्ट में बनाए हुए नोट्स थे या किताब थी उसमें खोलकर देखूंगा मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में पता चल जाएगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हो। आपने यहां पे किताब खोल के देखी, आपने मॉक लगाया तो पता चला यार हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे ज्यादा गलत हुए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन कहां पे गलत हुए, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन था, अच्छा ये चोला एम्पायर का क्वेश्चन था जो गलत हो गया, चोला एम्पायर का टॉपिक खोल के एक बार रिवाइज कर लिया। आपको पता चला अच्छा ये मराठा एम्पायर से क्वेश्चन था, मराठा एम्पायर का टॉपिक 2 मिनट में जाकर रिवाइज कर लिया। आपको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, आप पहले से यहाँ पे रिवाइज करके बैठे हो। आपने यहां पर जब प्रैक्टिस की, आपको पता चला यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है हिस्ट्री का, कहां पे ये टॉपिक मेरी किताब में मेरे नोट्स में जी यहां पर लिखा हुआ। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे जीएटी में, 2 मिनट लगेंगे जीएटी में, रिवीजन हो जाएगा तुरंत के तुरंत। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उसका क्वेश्चन का वो पार्ट खोलकर देख लो अपने नोट्स में, अपनी किताब में, कहां पे लिखा है, कहां पे एक्सप्लेन किया गया, कहां पे टीचर ने पढ़ाया था। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, आपकी गलती सुधर जाएगी और आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे। आपके माइंड में वो चीज छप जाएगी परमानेंटली। ये चीज करनी होती है, ऐसे किया जाता है, कंप्लीट प्रैक्टिस ऐसे की जाती है। प्रैक्टिस ये होता है सबसे ज्यादा जो होता है ना हाई हील्ड तरीका या हाइब्रिड फॉर्म में जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है तरीका। आप नेगेटिव क्वेश्चंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो खत्म होती चली जाएंगी। आपको खुद से फील होगा यार अब आपका जो एवरेज स्कोर है ना, जो आपका 290 जा रहा था, अब वो धीरे धीरे 320, 340, 350 के आसपास आ रहा है। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक दिन में कभी नहीं बढ़ता, एक महीने में नहीं बढ़ेगा, 2 महीने लग जाएंगे आराम से। पर यस, आप जब इस चीज पर आओगे ना, पर हाँ फिर वही बात, फाउंडेशन जरूरी है, फाउंडेशन जरूरी है। फाउंडेशन के साथ पीवाईक्यू एंड जब मॉक लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके साथ जो भी गलतियां हो रही हैं उनका रिवीजन लो। जल्दी से बुक खोलो, पन्ना खोलो, कॉपी खोलो, नोट्स खोलो, रिवाइज कर लो। एंड लास्ट में आता है एकदम इंटेंसिव रिवीजन सीरीज, जहां पे फुल मॉक लगाओ कंप्लीटली, और लास्ट के 90 दिन इतने मॉक लगाओ, हर दिन कम से कम 2 से 3 मॉक लगाने, हर दिन मॉक लगाओ, एनालाइज करो, मॉक लगाओ, एनालाइज करो। टाइम मैनेजमेंट की आदत पड़ेगी। एंड यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दे देना है कि आपको एलिमिनेशन मेथड पे ध्यान देना है। अगर आपको एलिमिनेट करना आ गया तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे मेरे भाई।
नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। मैं ये 3 महीने के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रहा हूं। इस 3 महीने का गाइडेंस आपके लिए यहां से निकल के आ जाएगा और मैं गारंटी देता हूं आप सिलेक्शन ले लोगे। अब ये चीज आपको पता चल गई, आपको ये भी पता चल गया आपको कैसे करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सर हम क्या करें। मैं अगर एक परफेक्ट स्कोर चाहिए मुझे, अगर एक परफेक्ट स्कोर चाहिए तो मैं इंग्लिश में 30 से 40 क्वेश्चन अपने सही करूंगा। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अवॉइड नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवॉइड नेगेटिव। क्यों कह रहा हूं मैं अवॉइड नेगेटिव, आपको अभी समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग की ही बात करते हैं तो यहां पे आपको पता चला भाई 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपने को लग रहा है कि यार 1.33 ही तो नेगेटिव है, इतना ही तो कटेगा। नहीं सर, आप ये सोचो आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी गया और आपके पास से ये नंबर भी गया। इट मींस आपका जो टोटल लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 5.33 का आपका टोटल लॉस हुआ है सर। एक्चुअल में कितना हुआ है, 5.33 का टोटल लॉस हुआ है। आपका एक क्वेश्चन भी तो गलत हुआ है, तो टोटल लॉस आपका एक्चुअल में ये है मेरे भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने की आदत डाल लो, एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से यूज करो। अब आती है कैसे किया जा सकता है। 30 से 40 क्वेश्चन करेक्ट करने आपको इंग्लिश में। आपका साइंस वाला जो पार्ट है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, यहां पे भी आप 30 से 35 क्वेश्चन अपने निकालो। एंड जो अदर आपका जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर का पार्ट है वहां पे आप 25 क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हो तो 100% है आप अपना स्कोर 400 प्लस के आसपास तक ले जा सकते हो। समझे, आराम से ले जा सकते हो विद मैथ। ठीक है, विद मैथ। प्लीज डू नॉट इग्नोर मैथ एंड इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंस हाईली स्कोर है आपका, ये वाला पार्ट ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड जो जनरल साइंस का पार्ट होता है वो, एंड रेगुलर रिवीजन विद प्रैक्टिस जरूरी है। एंड फिर से अगेन वही बात, नेगेटिव मार्किंग को जितना हो सकता है कंट्रोल करो। आपके लिए यही सबसे बड़ा सक्सेस मंत्रा है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। कोई भी समस्या होगी मैं तुम्हें खुद पर्सनली गाइड करूंगा, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब हम लोगों की मुलाकात होगी हमारे शक्ति बैच में और उसी के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी तुम्हारे सिलेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।